हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस टॉपिक पर हम आपके साथ बात करना चाहते हैं वो हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है जो कि नेशनल सिक्योरिटी को हमारी इम्पैक्ट करता है, साथ ही साथ जो सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप होता है, साथ ही साथ स्टेट की जो डेमोक्रेटिक मशीनरी है किस तरीके से काम करती है, इलेक्शंस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे सीट्स निर्धारित की जाती हैं, चाहे वो लोकसभा की सीट्स हों, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा की सीटें हों। उसके साथ ही साथ जो सीटें हैं उसमें डिफरेंट रिजर्वेशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके अलावा ये टॉपिक पर्टिकुलरली द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, उसको कैसे इंपैक्ट करता है, क्या उसमें डेवलपमेंट है, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। आज के हमारे टॉपिक जिसका पहला पार्ट होगा, जो ये पूरी प्रोसेस है जिसको कहा जाता है डिलिमिटेशन प्रोसेस। साथ ही साथ जो दूसरा पार्ट है इसका डिलिमिटेशन प्रोसेस का, कि जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वहां के सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बुलाया इस बात पे चर्चा करने के लिए कि कैसे यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब आगे की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से डिलिमिटेशन को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में लागू किया जाए, क्या उसके मायने हैं। इन सभी चीजों पे आज काफी डिटेल में हम आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हाल ही में न्यूज में क्यों बना रहा, तो जो बाइफर्गेशन हुआ, जो डिवाइड किया गया जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इसकी जो डिलिमिटेशन है ताकि इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब कि इसमें कितनी सीटें होंगी लोकसभा की, कितनी सीटें होंगी विधानसभा की, और कितनी पॉपुलेशन पे किस जगह होंगी, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप का रिजर्वेशन उन सीटों पे किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी डिलिमिटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ने इनिशिएटिव लिया इस डिलिमिटेशन प्रोसेस का। उसके साथ ही साथ कोरोना काल जब थोड़ा सा सामान्य होने लगा तो उच्चतम स्तर से हमारे जो माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, साथ ही साथ जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको इनवाइट किया गया एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए कि इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को, जो पिछले लगभग 1.5 साल से मैं कहूंगा रुकी हुई है, थमी हुई है, इसको अब तत्काल प्रभाव से एक्सपीडिशियसली इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इससे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिलिमिटेशन होता क्या है। जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस है, ये प्रोसेस है लोकसभा और असेंबली सीट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, इसका मतलब कि विधानसभा की जो बाउंड्रीज हैं। मान लीजिए आज लोकसभा की जो चंदौली की सीट है, इसमें 3 डिफरेंट ब्लॉक्स आते हैं, धानापुर, चहनिया, सकलडीहा। हो सकता है कि डिलिमिटेशन की प्रोसेस के बाद वो बाउंड्री चेंज हो जाए। हो सकता है उसमें कुछ गाजीपुर का एरिया आना शुरू हो जाए, हो सकता है उसमें कुछ बनारस का एरिया आना शुरू हो जाए, हो सकता है इसमें कुछ मिर्जापुर का एरिया आना शुरू हो सकता है। तो जो हमारी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा की सीट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ या फिर से बनाना। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन चेंज होती है हर स्टेट में, हर सेंसस के बाद, हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस कैरी आउट किया जाता है, तो जो पॉपुलेशन चेंज होती है उसके हिसाब से लोकसभा की कितनी सीट्स होंगी उस स्टेट में, राज्यसभा की कितनी सीट्स होंगी उस स्टेट में, ये सारी बातें भी डिलिमिटेशन प्रोसेस के थ्रू ही पता लग पाती हैं और इंप्लीमेंट हो पाती हैं। जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है, इसका जो फंडामेंटल अंडरलाइंग मुख्य इसका मुद्दा है, तरीका है, या जो सोच है, वो ये है कि सभी पॉपुलेशंस को समान रूप से रिप्रेजेंटेशन मिले। मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में मान लीजिए 10 लाख लोगों पे एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्धारित होती है, तो उत्तर प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी, केरला में भी, हर जगह लगभग 10 लाख लोगों के ऊपर ही एक लोकसभा की सीट को निर्धारित किया जाए। और यही प्रिंसिपल फॉलो करने की कोशिश की जाती है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबलीज
या कि विधानसभा की सीटों पर भी दोस्तों। तो दो इंपॉर्टेंट पहलू, पहला ज्योग्राफिकल रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज, और सेकंड जो पॉपुलेशन चेंज आता है उसके हिसाब से न्यूमेरिकली कि नंबर्स वाइज कितनी लोकसभा की सीटें होंगी, कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, ये सारी की सारी चीजें डीलिमिटेशन की प्रोसेस में ही आती हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने ये समझने की कोशिश तो कर ली कि डीलिमिटेशन बेसिकली होता क्या है या इसकी क्यों जरूरत हमें पड़ती है, लेकिन ये डीलिमिटेशन आखिर करता कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द इलेक्शन कमीशन, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, कौन करता होगा? तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, डीलिमिटेशन की प्रोसेस को एक इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशन कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो इस पूरी प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली कैरी आउट करते हैं पूरे देश के लिए या फिर उन पर्टिकुलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए जिनका इनको मैंडेट दिया जाता है दोस्तों। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 देख लें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में बहुत क्लियर है। आर्टिकल 82 पावर देता है हमारी पार्लियामेंट को कि आप ऑथोराइज्ड हैं, एम्पावर्ड हैं एक डीलिमिटेशन एक्ट पास करने के लिए हर सेंसस के बाद। सेंसस हर 10 साल के बाद जो हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन में चेंजेस आए, चाहे पॉपुलेशन बढ़ी हो, घटी हो, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हुआ हो, इन सभी चीजों का जो सर्वे किया जाता है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, उसको पॉपुलेशन सेंसस कहा जाता है। जैसे ही नया पॉपुलेशन सेंसस आता है, जैसे 2021 में नया सेंसस आने की उम्मीद है, जैसे ही नया सेंसस आता है, सेक्शन बेसिकली या फिर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट को कि आप एक डीलिमिटेशन एक्ट पास करें, और उस डीलिमिटेशन एक्ट के थ्रू यूनियन गवर्नमेंट सेटअप करती है क्या? डीलिमिटेशन कमीशन। और इस डीलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स कौन कौन होते होंगे? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसके अलावा जो स्टेट के बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो भी इस डीलिमिटेशन कमीशन के पार्ट होते हैं दोस्तों। तो इसके दो मैंडेट हैं। पहला कि पॉपुलेशन के हिसाब से ये निर्धारित करें, ये डिटरमिन करें कि कितनी सीटें लोकसभा की होंगी और कितनी सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली की होंगी। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनकी बाउंड्रीज को ये डिसाइड करें कि मान लीजिए चंदौली की लोकसभा सीट है या दिल्ली की लोकसभा सीट है या बनारस की लोकसभा सीट है, तो उसकी बाउंड्री किन किन ज्योग्राफिकल एरियाज, किन किन ब्लॉक्स को, किन किन तहसील्स को, किन किन गांवों को लेके, किन किन शहरी एरियाज को लेके कॉन्स्टिट्यूट होगी दोस्तों। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट मैंडेट है कि जो सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्व्ड हैं, उन सारी रिजर्व्ड सीट्स को भी जहां पे उनकी पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है, उनको लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी सीट रिजर्व्ड होगी, किस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड होगी, कौन सी सीट अनरिजर्व्ड रहेगी। तो ये भी डीलिमिटेशन कमीशन का ही काम है। और जब ये पूरी एक्सरसाइज डीलिमिटेशन कमीशन कर लेती है, उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन एक ड्राफ्ट प्रपोजल पब्लिश करती है गैजेट ऑफ इंडिया में। गैजेट ऑफ इंडिया के साथ ही साथ जो स्टेट्स के ऑफिशियल गैजेट होते हैं उसमें भी ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल होता है डीलिमिटेशन कमीशन का, इसको पब्लिश किया जाता है दोस्तों। और ये इसलिए पब्लिश किया जाता है ड्राफ्ट कि आम जनता, जनरल पॉपुलेशन, अगर उस पर कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं, उस पर कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो ओपन टू फीडबैक बेसिकली ये पूरा ड्राफ्ट प्रपोजल होता है। उसके बाद इसकी हियरिंग होती है वर्बली और इन राइटिंग में। उन सारे रिप्रेजेंटेशंस को लेने के बाद, कंसीडर करने के बाद, डिस्पोज ऑफ करने के बाद, रिजॉल्व करने के बाद डीलिमिटेशन कमीशन फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाती है। और इस फाइनल रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असेंट के बाद गैजेट ऑफ इंडिया और गैजेट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो स्टेट्स के गैजेट हैं इसमें पब्लिश किया जाता है। और जब ये पब्लिश हो जाते हैं थ्रू द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जिस डेट से इनको इफेक्ट किया जाता है वो भी उस पब्लिकेशंस के अंदर शामिल होता है। हो सकता है जब फाइनल पब्लिकेशन हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असेंट के बाद तो ये कह दिया जाए कि 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 से ये
प्रपोजल्स, नंबर ऑफ सीट्स, उनकी डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन एटसेट्रा एटसेट्रा लागू किया जाएगा इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये तभी 1 जुलाई से तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा ये नया अरेंजमेंट। क्विक रिकैप, डिलिमिटेशन कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन इंडिपेंडेंटली। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है पार्लियामेंट को कि हर सेंसस के बाद आप एक डिलिमिटेशन एक्ट पास करें और उस एक्ट के थ्रू एक डिलिमिटेशन कमिटी बनाए या डिलिमिटेशन कमीशन बनाए। इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। फिर ये पूरी एक्सरसाइज करते हैं, एक ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं गैजेट में, पब्लिक का फीडबैक लिया जाता है, फाइनल बेसिकली पब्लिकेशन होता है और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद इसको गैजेट ऑफ इंडिया, स्टेट्स के गैजेट में एक पर्टिकुलर डेट से इफेक्टिवली बेसिकली पब्लिश किया जाता है, इफेक्टिव किया जाता है दोस्तों। तो ये बेसिकली बात हो गई कि डिलिमिटेशन की प्रोसेस है क्या और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स हैं जिसके थ्रू इस पूरी प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है। अब हम बात कर लें कि पास्ट में हिस्टोरिकली डिलिमिटेशन कितनी बार किया जा चुका है। तो शुरुआत अगर हम करें तो पहली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 1950 और 1951 में की गई। किसके द्वारा? उस वक्त क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन बना नहीं था, देश नया नया आजाद हुआ था, उस वक्त डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन की हेल्प से कैरी आउट की गई। उस वक्त क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यह क्लियर नहीं था कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पर्टिकुलरली लोकसभा सीट्स की कौन करेगा, तो इसीलिए प्रेसिडेंट ने इस एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन के साथ कैरी आउट किया। लेकिन कई पार्टीज इस एक्सरसाइज से खुश नहीं हुई, उनको लगा कि उनके साथ पूरा जस्टिस नहीं हुआ है। इस वजह से ये जो पहली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज थी 1950 और 51 की, इसको टेम्परेरी डिलिमिटेशन माना गया। उसके बाद यह कहा गया कि चूंकि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना है, तो पहला हमारा सेंसस कब हुआ? फर्स्ट सेंसस हुआ 1951 में। तो 1951 के फर्स्ट सेंसस के बाद पहला जो डिलिमिटेशन हुआ, उसके लिए जो अपना एक्सपीरियंस था पहले डिलिमिटेशन 1950 और 1951 का, उसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने रेकमेंड किया कि देखिए ये एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज होनी चाहिए। और जो हमने पहली डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की 1950-51 में, उससे काफी पॉलिटिकल पार्टीज, काफी लोग खुश नहीं हैं। तो क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर एक प्रोविजन बना दें कि जो डिलिमिटेशन कमीशन हो वो इलेक्शन कमीशन ना हो, कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो जिसका काम हो सिर्फ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को कैरी आउट करना हर पॉपुलेशन सेंसस के बाद। इस सजेशन को एक्सेप्ट किया गया और 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को पास किया गया और उस एक्ट के तहत डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप की गई। अभी तक 4 की जा चुकी हैं, 1952, 1963, 1973 एंड 2002। इन एक्ट के थ्रू इन बेसिकली 5 बार डिलिमिटेशन कमीशंस भी सेट आउट किए गए। जो 1981 और 1991 का सेंसस था, उसके बाद डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को कैरी आउट नहीं किया गया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1981 और 1991 इन दोनों सेंसस के बाद डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को कैरी आउट क्यों नहीं किया गया। भाई जब एक्ट बहुत क्लियर है कि हर पॉपुलेशन सेंसस के बाद, जो कि हर 10 साल में होता है, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को कैरी आउट किया जाएगा, तो 81 और 91 में ऐसा क्या खास था, क्या स्पेशल था कि इस पूरी एक्सरसाइज को कैरी आउट ही नहीं किया गया। तो आइए कोशिश करते हैं इस इंपॉर्टेंट ब्रेक या इस इंपॉर्टेंट गैप को समझने की। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे 1981 और 1991 में ऐसा क्या स्पेशल था। पहले हम जरा कॉन्सेप्ट समझ लें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है कि लोकसभा की सीट्स कितनी सीट्स होंगी, कहां पे होंगी, इसका जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो ये है कि जो रेशियो हो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का, कोशिश की जाए कि नंबर ऑफ सीट्स, मतलब हर सीट पे लगभग समान इक्वल पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट दी जाए, एलोकेट की जाए।
और कोशिश की जानी चाहिए कि 19-20 थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इन जनरल नंबर ऑफ सीट्स व्हेन यू मैच दैट विद द पॉपुलेशन ऑफ ईच सीट वो लगभग लगभग इक्वल हों, ये हमेशा कोशिश रहती है। तो इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि ऐसा असर जो कोई शायद नहीं चाहता हो, वो कुछ इस तरह होता है कि ऐसे स्टेट्स जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर शायद उतने इफेक्टिव मेजर अभी तक ना लिए गए हों और जिनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही हो, चाहे आप देख लें यूपी, चाहे आप देख सकते हैं एमपी, शायद बिहार, जो सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी की पर बेसिकली सेंसस में उनका एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कितना है, कि अगर फर्टिलिटी रेट फॉर एग्जांपल केरला में 2.1 है अगर लास्ट सेंसस के हिसाब से, यूपी में आई थिंक 3.5 3.6 या अराउंड 4 है, तो केरला की पॉपुलेशन अगर 10 साल में मान लीजिए 2 करोड़ बढ़ती है तो यूपी की पॉपुलेशन हो सकता है प्रोपोर्शनेटली कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े। तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और क्योंकि सेम पॉपुलेशन पे हमें एक सीट एलोकेट करनी है, तो यूपी की पॉपुलेशन आज की तारीख में मान लीजिए 25 करोड़ है और केरला की पॉपुलेशन, स्टेट वैसे भी छोटा है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि उनके इफेक्टिव हेल्थ मेजर्स रहे हैं कि इस जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय हो सकता है रुक गई हो या धीरे बढ़ रही हो, या ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन रिवर्सल में चली गई हो, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं ये अब एज हो रही हैं, मतलब वहां पे क्योंकि फर्टिलिटी कम हो गई है, इस वजह से जो पॉपुलेशन है उनकी एजिंग होती जा रही है और जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं धीरे धीरे यहां से अब पॉपुलेशन माइग्रेट करना शुरू कर देगी साउथ इंडियन स्टेट्स में। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसे स्टेट्स जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई मेजर ना लिए गए हों, जिनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही हो, उनको ये जो प्रिंसिपल है कि सेम पॉपुलेशन पे एक लोकसभा सीट दी जाएगी, उसका हमेशा फायदा रहेगा। तो यूपी में लगभग 80 लोकसभा सीट्स हैं, इसीलिए अगर आप पूरे कंट्री में देख लें तो यूपी सबसे इंफ्लुएंशियल स्टेट में से माना जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, क्योंकि जहां पे 80 सीट्स अगर एक पर्टिकुलर स्टेट से निकलकर आती हैं तो मुझे लगता है कि वो एक सिग्निफिकेंट चंक है। इस वजह से शायद ऐसे स्टेट्स जहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही हो, उनको लगे कि हम अपनी पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ लोकसभा सीट शायद कम ना हो जाएं, हमारी पॉलिटिकल पावर कहीं कम ना हो जाएं, हमारी सीट्स कहीं कम ना हो जाएं, हमारा जो इंडियन पॉलिटिक्स या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं कम ना हो जाए। और जो ऐसे स्टेट्स जो थोड़े से ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, शायद मैं इनको थोड़ा सा हल्का सा अगर डेवलप्ड कह दूं, या हेल्थ केयर में अच्छे मेजर्स उन्होंने लिए हों पॉपुलेशन कंट्रोल को, उनको इससे कहीं नुकसान ना हो जाए। क्योंकि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन्होंने अगर मेजर्स लिए हैं अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के, कम करने के लिए, फर्टिलिटी को रिड्यूस करने के, उनकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से अगला जब सेंसस होगा और डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, उनको कम पॉपुलेशन की वजह से सीट्स लोकसभा की कम दी जाएंगी। वहीं अगर यूपी, बिहार, एमपी की लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो ये बैकवर्ड हैं, इनको जो हेल्थ मेजर्स लेने चाहिए थे, अपनी पॉपुलेशन कम करनी चाहिए थी, इन्होंने वो शायद उतने इफेक्टिवली नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकली इस चीज का इनको फायदा ज्यादा मिलेगा। तो साउथ इंडियन स्टेट्स ने कहा कि ये तो हमारे साथ बेईमानी हो जाएगी, हमारे लिए अनफेयर होगा, ज्यादती हो जाएगी। और इसी बात का संज्ञान लेते हुए, सदर्न स्टेट्स की कंसर्न को बेसिकली कॉग्निजेंस लेते हुए, उस वक्त जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी रूल थी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी 1976 में माननीय प्रधानमंत्री जी की गवर्नमेंट ने बेसिकली जो डिलिमिटेशन की पूरी एक्सरसाइज है उसको 2001 तक सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है साउथ इंडियन स्टेट्स की तरफ से काफी वैलिड है, तो क्यों ना हमारा जो लास्ट सेंसस था 1971 का, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज 1971 के आधार पर जो हो चुकी है, इसको 2001 तक
फ्रीज कर दिया जाए, ताकि अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ती रहे, साउथ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो जाए, कम हो जाए, तो ना ही तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को उसका फायदा मिले, ना ही साउथ इंडियन स्टेट्स को उसका नुकसान भुगतना पड़े। और 2001 के बाद पूरी सिचुएशन को रीअसेस किया जाए, एक बार फिर से देखा जाए। और इस कारण 1981 और 1991 के सेंसस के बाद ना ही तो डिलिमिटेशन एक्ट्स पास हुए और ना ही डिलिमिटेशन कमीशंस बनी और ना ही डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को कंट्री में लोकसभा सीट्स के लिए कैरी आउट किया गया। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हुए बीच बीच में, लगभग 76 अगर आप देखें तो 2001 लगभग 24 इयर्स तक जब इसकी डिमांड हुई कि ये जो 2001 तक की रोक लगी है इसको हटाया जाए और डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को किया जाए। 3 या 4 मैं आपको स्पेसिफिक ओकेजन देना चाहूंगा जहां पे इस डिमांड को काफी तेजी से उठाया गया। पहला, जब अरुणाचल और मिजोरम स्टेटहुड बने 1986 में, तो यह कहा गया कि दोनों स्टेट्स बन गए हैं तो क्यों ना डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को फिर से किया जाए। या फिर दिल्ली में जब लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और साथ ही साथ जब नया स्टेट बनाया गया उत्तराखंड का, तब भी कहा गया कि इस डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को जो हमने 2001 तक फ्रीज कर रखी है, अब टाइम आ गया है उस डिसीजन को रिकंसीडर या पुनर्विचार करने का। दोस्तों, लेकिन इन डिमांड्स के खिलाफ गवर्नमेंट ने कहा कि जो कंसर्न है पॉपुलेशन वाला, शायद वो कहीं ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से 2001 तक डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पे बैन रहेगा। धीरे धीरे 76 से चलते हुए 2001 भी आया, और 2001 में फिर क्या हुआ होगा? 2001 में डिसीजन लिया गया कि ये जो हमने रोक लगाई थी 2001 तक, इसको अब 2026 तक बढ़ा दिया जाएगा। मतलब 71 की पॉपुलेशन के बेसिस पे जो हमारा लास्ट सेंसस था, उस बेसिस पे हम लोगों ने जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज कैरी आउट की है, 2026 तक उसी को आधार माना जाएगा। मतलब वही लोकसभा सीट्स, वही असेंबली सीट्स, वही मैं कहूंगा बाउंड्रीज लगभग मोटी मोटी, उन्हीं को वैसे के वैसा रखा जाएगा। लेकिन बीच में जुलाई 2002 में एक डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को कैरी आउट किया गया, जो लगभग मई 31, 2008 में कंप्लीट हुई। ये 2001 के सेंसस के आधार पे थी, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सीट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, सिर्फ जो बाउंड्रीज हैं उनका हल्का फुल्का उनको रीड्रॉ किया गया। दोस्तों, तो ये तो बात होगी पूरी डिलिमिटेशन की, मैं कहूंगा ए से लेके जेड तक डिलिमिटेशन क्यों होता है, क्यों जरूरी है, क्या फायदे हैं, क्या हिस्ट्री रही, बीच में क्यों ब्रेक आया। अभी भी 2026 तक रोक लगी हुई है कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं 2021 का जब सेंसस आता है तो गवर्नमेंट का उस पर क्या डिसीजन बनता है। दोस्तों, अब हम बात कर लें इस पूरी एक्सरसाइज को लेके कि जम्मू एंड कश्मीर पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो डिलिमिटेशन है, खासतौर से लोकसभा की सीट्स, वो बेसिकली डिसाइड होती हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली सीट्स हैं, विधानसभा की जो सीट्स हैं, वो बेसिकली डिसाइड होती हैं जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एंड जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 के हिसाब से। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 है, ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से सेपरेट डिलिमिटेशन कमीशन बनानी होगी। और इस वजह से जो लोकसभा सीट्स हैं, वो तो डिलिमिटेशन कमीशन जो इंडिया का जो बनता था उसके हिसाब से लगातार होती रही हैं। इनफैक्ट 2002 का हमने जो एक कॉस्मेटिक डिलिमिटेशन प्रोसेस मैंने कहा कि सिर्फ बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया है, 2002 में जम्मू एंड कश्मीर में उसको भी नहीं किया गया। इसका मतलब अगर इफेक्टिवली देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में आज भी टोटली, चाहे वो बाउंड्रीज हो या नंबर ऑफ सीट्स हो, 1971 के सेंसस के बेसिस पर ही सब कुछ बना हुआ है। जो असेंबली सीट्स हैं, जैसा मैंने कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 है, वो मैंडेट करता है कि एक सेपरेट डिलिमिटेशन कमीशन बने जम्मू एंड कश्मीर को।
लेकिन सच्चाई ये रही है कि अलग सेपरेट डिलिमिटेशन कमीशन के बजाय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या सेंट्रल डिलिमिटेशन कमीशन बनती थी, चाहे वो 63 की हो, 73 की हो, जम्मू एंड कश्मीर ने भी उन्हीं को सभी को बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया है। और जब 1976 में ये बेसिकली सस्पेंड किया हमने इस पूरी प्रोसेस को 2001 तक, फिर 2026 तक, तो जम्मू एंड कश्मीर ने भी उसी का हवाला देते हुए अपने यहां भी सबसे पहले 2001 फिर 2000 बेसिकली 26 तक इसको बढ़ा दिया है दोस्तों। अब हम बात कर लें, ये तो बात होगी जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, आर्टिकल 370 उस पर लागू था, इस वजह से लोकसभा पे तो हमारा संविधान लागू था, लेकिन जहां तक विधानसभा की बात है उस पे जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1957, उसके अलग से प्रोविजन इस पे लागू हुआ करते थे। अब हम बात कर लें कि जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, अब उसको खत्म कर दिया गया है, तो फिर क्या सिचुएशन है? जब स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया और यूनियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को बेसिकली 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस है, चाहे लोकसभा की हो चाहे असेंबली सीट्स की हो, दोनों पर ही अब ये 370 हटाने के बाद, स्पेशल स्टेटस खत्म करने के बाद, दोनों पर अब भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह लागू होगा दोस्तों। पहले की तरह नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 अलग से लागू होगा असेंबली सीट्स या विधान सभा की सीटों पे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा लोकसभा की सीटों पे। अब दोनों ही बेसिकली सीटों पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, और उसी के कारण मार्च 6, 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जम्मू एंड कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन, जिसके जो हेड हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जिनका नाम है रंजन प्रकाश देसाई। और सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर इनको 1 साल की मोहलत दी गई कि 1 साल के अंदर, मार्च 6 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कि लगभग मार्च 2021 तक ये पूरी डिलिमिटेशन की प्रोसेस है, चाहे वो लोकसभा सीट्स की हो चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स की हो, इसको आप कंप्लीट कर देंगे। लेकिन चूंकि टाइम लग गया, थोड़ा सा कोरोना बीच में आ गया, वो प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई दोस्तों। ऐसी उम्मीद है कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, इसकी वजह से जो असेंबली सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो अभी टोटल कितनी है 107, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और नई डिलिमिटेशन प्रोसेस की वजह से शायद ये जो 107 सीटें हैं अब ये बढ़कर हो जाएंगी 114, 114। और इसका फायदा किसको पहुंचने वाला है? उम्मीद है कि इसका फायदा शायद जम्मू रीजन को कहीं ज्यादा मिले, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि 71 के सेंसस के बाद या 76 की डिलिमिटेशन के बाद डिलिमिटेशन नहीं होने की वजह से जम्मू जो रीजन है उसको हमेशा नुकसान होता रहा है। अब कोशिश है कि बेसिकली इस चीज को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, और कोरोना की वजह से पिछले 6-8 महीने में जो प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी डिलिमिटेशन की, उसको अब आगे करते हुए डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू किया जाए दोस्तों। और इसी क्रम में इलेक्शन कमिश्नर ने जो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, या जिसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स भी बोलते हैं, कलेक्टर्स भी बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट से फ्रेश इंफॉर्मेशन मंगाई है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में और उनकी टोपोग्राफी के अलावा उनकी ज्योग्राफी के बारे में, ताकि इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सके डिलिमिटेशन के इस एक्सरसाइज में दोस्तों। वो इंफॉर्मेशन उनके पास आ चुकी है। ये बहुत बार होता है कि एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में भी स्प्रेड आउट हो सकती है। ऐसा नहीं कि अगर मैं बात कर लूं लखनऊ की, कई सारी लोकसभा सीट्स उसमें हो सकती हैं। चंदौली हो सकता है लोकसभा सीट, बनारस का कुछ पार्ट आ जाए, गाजीपुर आ जाए, चंदौली का तो रहेगा ही, उसके अलावा हो सकता है कुछ मिर्जापुर का भी पार्ट आ जाए। तो ये सारी चीजें ज्योग्राफी प्लस कितनी पॉपुलेशन पे कितनी सीट्स होंगी, ये भी डिलिमिटेशन प्रोसेस से हमें पता चलेगा। तो शुरुआत जो डिलिमिटेशन कमीशन 6 मार्च 2020 को बनाई गई अंडर जस्टिस देसाई, थोड़ी शुरुआत स्लो रही, लेकिन अब इसको तेजी दी जा रही है
और जब फरवरी में इनकी पहली मीटिंग हुई 2021 में, तो उस वक्त इसमें 5 बेसिकली जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी शामिल जब किया गया, तो उनमें से सिर्फ 2 ही लोगों ने इनकी जो फरवरी की मीटिंग थी उसमें पार्टिसिपेट किया। बाकी 3 लोगों ने इसको बॉयकॉट कर दिया। पर्टिकुलरली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज हैं, श्री फारूक अब्दुल्ला जी, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी, इन्होंने कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जिसके तहत जो 370 आर्टिकल का स्पेशल प्रोविजन था उसको हटा दिया गया है, वो अपने आप में ही असंवैधानिक है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधानिकता पे कोई फैसला नहीं सुना देता, जितनी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं उस पे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यह अगुवाई हुई, इनिशिएटिव लिया गया कि भाई आप लोग आइए, बातचीत करिए, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट प्रोविजन है, इसको हमें सभी को मिल बैठ के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना ही होगा, तभी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं या जम्मू एंड कश्मीर का पुराना स्टेट है वहां के लोगों का भला हो सकेगा। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज ने भी मैच्योरिटी दिखाते हुए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने अपनी ओपननेस दिखाई है कि हम इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो कलरफुल हमारी डेमोक्रेसी है, जो रंग बिरंगी डेमोक्रेसी है, जिसके अलग अलग रंग आपको अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं, बातचीत से लेकिन लास्ट में हर समस्या का इसमें समाधान निकल ही आता है। बहुत मैच्योर्ड हमारे जो लीडर्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इस समस्या का भी समाधान निकालने में लगे हैं। उनको जल्दी ही सफलता मिलेगी और डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को जम्मू एंड कश्मीर में भी जल्दी ही लागू किया जा सकेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, जो कि डीलिमिटेशन प्रोसेस क्या होती है, क्यों होती है, क्या प्रिंसिपल है, हिस्टोरिकली क्या रहा, 81-91 का गैप क्या रहा, 2021 तक क्यों बढ़ाया गया, और जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में क्या इसके प्रोविजंस लागू रहे, कैसे लागू रहे, अब नए प्रोविजंस क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का रिस्पॉन्स क्या है, क्यों ये जरूरी है जम्मू एंड कश्मीर में, ये सभी चीजें आपको क्लियरली समझ आई होंगी दोस्तों। I hope you like the video. Stay tuned for our next set of videos. Until then, Jai Hind, Jai Bharat.